बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के दो यूनिट्स की आज डिस्कशन होने जा रही है और वो यूनिट हैं, सबसे पहला एक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा होगा थर्मोकेमिस्ट्री का। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है उसकी वो उनके ट्रिक्स की है कि आप लोगों ने उन ट्रिक्स के ज़रिए किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो डिस्कशन हमारे पास केमिस्ट्री की है और उस डिस्कशन में हमने अपने दो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही हैं। मैंने आपको बताया अभी कि उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस होने जा रहे हैं और उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स होंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बातें आपसे डिस्कस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने पहले एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू ये है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। याद रख लें एक ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट कि हमेशा जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल आगे भी हम रिलेशंस और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो ये रिलेशन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है मैं वही डिस्कस करूँगा। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस करेक्टर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द पी करेक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ वो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप लोगों ने देखा हुआ है कि एस करेक्टर जो है sp3 में सबसे कम होता है, उसके बाद sp2 में होता है और उसके बाद sp में होता है। आपको पता है यहाँ पे sp में 50% एस करेक्टर होता है, sp2 में ये 33% हो जाता है और sp3 में ये करेक्टर 25% होगा। अब एंगल्स की बात करते हैं। आपको पता है एंगल्स 109.5 होता है इस sp3 में, sp2 में वही एंगल कम हो जाता है, बढ़ जाता है और ये वह हो जाता है 120। और क्यों? एस करेक्टर की बढ़ने की वजह से। और एस करेक्टर आपको पता है sp में 50% होता है, तो ये एंगल इंक्रीज होके 180 हो जाता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन आप लोगों को रिवाइज हो गया, क्लियर हो गया कि एस करेक्टर से रिलेट करेंगे जब भी हमने बॉन्ड एंगल की बात करनी है। अब थोड़ी सी डिस्कशन हम इनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से देख लें कि अगर हम NO2 के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहते हैं तो NO2 का जो है वो स्ट्रक्चर कैसे होगा। NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास NO2 का स्ट्रक्चर है। अगर हम NO3 के स्ट्रक्चर की डिस्कशन करना चाहते हैं तो फिर NO3 में हमारे पास एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और दोनों तरफ जो है वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज। अब ये हो गया जी N नेगेटिव। हमारे पास इसी तरह से NO2 पॉजिटिव की बात करें अगर हम, तो NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारे पास NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से अगर हम NO3 की भी बात करना चाहें तो NO3 में भी ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओवरऑल NO2 माइनस चार्ज की बात करें तो आप देखें जी यहाँ पे ये NO2 है, यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये चार्ज, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की ये हमारे पास सिचुएशन डिस्कस हो जाती है। तो अब ये तो हो गए जी स्ट्रक्चर्स हमारे पास। अब इन स्ट्रक्चर से रेलिवेंट हम कोई फॉर्मूला जो है वो क्या डिस्कस करेंगे वो ज़रा देखें बेटा। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, किस का हाफ है और से सुनते जाइएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनमें आप ऐड कर दें नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। अगर आप मोनोवेलेंट एटम्स ऐड करते हैं, मोनोवेलेंट एटम्स ऐड कर दें, और फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्लस करेंगे तो चार्ज करेंगे ऑन एन आइन, और अगर आप माइनस करेंगे तो वो चार्ज करेंगे जो होगा कैट आइन पे। तो चार्ज ऑन कैट आइन, ठीक है जी। ये हमारे पास होगी बात, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे NH4 पॉजिटिव आइन है, अमोनियम आइन। इसमें हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं तो देखें जी, मैंने लिख दिया 1/2
और आप देखें कि नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं 5, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की। उसके बाद मोनोवेलेंट एटम्स के साथ जो अटैच हैं वो हैं 4। अब अगर इस पे चार्ज प्लस है तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कैटायनिक चार्ज माइनस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप देखें हमारे पास आंसर क्या आया, ये 9 और -1 8 और बाय हो गया जी 2, तो हमारे पास आंसर आया 4। तो आप ये बात याद रख लें कि अगर ये आंसर 4 होगा तो ये होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर ये आंसर 3 होगा तो ये होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर ये आंसर 2 होगा तो ये होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बॉन्ड एंगल्स का इसी हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे। हमारे पास ये पहली एग्जांपल की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे इस एग्जांपल पे अप्लाई करता हूँ वही हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला कि 1/2 × 5 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर में देखें एक मोनोवेलेंट एटम है तो मैं यहाँ पे +1 लिखूँगा। आप चार्ज देखें कोई भी नहीं है तो मैं 0 रहने दूंगा। आंसर मेरे पास आ जाएगा 3, तो 3 रिप्रेजेंट करता है sp2 को, और एंगल इसमें कितना हो सकता है आपको पता है अप्रॉक्सीमेट 120 के इक्वल होता है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट NO3 की तरफ। NO3 में हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर में आप देखें दो मोनोवेलेंट एटम्स जो हैं ये मौजूद हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/2 × 5 + 2, और यहाँ पे देखें मैं प्लस एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, और वो क्या चीज़ है, जब मैंने कहा था कि नेगेटिव चार्ज होगा वो आपने ऐड कर लेना है, तो ये +1 हो गया। तो टोटल आंसर हमारे पास आ गया 8/2, दिस इज़ 4, और अगर 4 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अप्रॉक्सीमेट एंगल हमारे पास जो हम जज करते हैं वो है 109.5। उसके बाद है जी थर्ड पॉइंट NO पॉजिटिव हाइब्रिडाइजेशन में मैंने लिख दिया 1/2, और आपके पास 5 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आप देखें यहाँ पर हमारे पास मोनोवेलेंट कोई भी नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, और चार्ज यहाँ पे क्या है प्लस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1। मेरे पास आंसर क्या आया 4/2, 4/2 इज इक्वल टू 2। जब 2 आंसर आएगा तो समझ लें sp, और जब sp आएगा तो समझ लें एंगल हमारे पास 180 का है। तो अंडरस्टूड हो गया जी बात, हमें अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो अगर आप लोग लास्ट एग्जाम्पल देखना चाहें तो लास्ट एग्जाम्पल के मुताबिक आप देखें, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/2, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 होते हैं, और उसके बाद प्लस जो हमारे पास सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास है जी 1। अब जो चार्ज है एक्चुअली ये चार्ज इस ऑक्सीजन पर है। यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन थी कि ये चार्ज इस नाइट्रोजन पे था तो हमने यहाँ पर प्लस किया। अगर तो सराउंडिंग एटम में किसी के ऊपर चार्ज है तो हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं होगा। सेंट्रल एटम पे अगर कोई चार्ज है तो यहाँ पर हम चार्ज प्लस या माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी 0, ये हो गया 6/2, दिस इज इक्वल टू 3, और जो हमारे पास 3 होता है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है जी। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन थी वो थी मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में होगा, और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब आप देखें कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, ये बॉन्ड लेंथ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है या किसकी बॉन्ड लेंथ कम है? आसान शॉर्टकट ये है, सबसे ज़्यादा आप देखें एन आयनिक होता है, उसके बाद न्यूट्रल होता है, उसके बाद कैट आयनिक होता है। वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको डेफिनेटली फॉर्मूला है, ट्रिक है, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आपने एन आयनिक को देखना है पहले, फिर न्यूट्रल, फिर कैट आयनिक को देखना है। तो लिखा हुआ है हैज़ मिनिमम बॉन्ड एंगल, मिनिमम बॉन्ड लेंथ किस में है? तो आप देखें एन आयनिक इसमें से कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ होगी जी यहाँ पर इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास होगी ये -1, फिर उसके बाद न्यूट्रल हमारे पास है O2, एंड फाइनली वी आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ अ कैटायनिक। तो O2 2+ में सबसे कम जो है वो बॉन्ड लेंथ
मौजूद होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। उसके बाद ये 2009 के एमडी कैट का क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ है और लिखा हुआ है कि विच टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द अमोनियम क्लोराइड। देखें जी, इसको समझाने के लिए आप सबसे पहले ये एग्जांपल देख लें कि ये हमारे पास है अमोनिया, और अमोनिया इज़ हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जब मिल जाता है प्रोटॉन के साथ तो ये बना देता है अमोनियम आयन, और इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती होती है। और यहाँ पर देखें ये अपना लोन पेयर दे देता है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में आ जाता है, और इस पे जो ओवरऑल चार्ज होगा दैट इज़ कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये क्लोराइड के साथ मिलेगा तो देखें अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप हो जाता है कि ये हमारे पास है अमोनियम आयन और इसके साथ जो है ये हमारे पास है जी क्लोराइड आयन। देखें जी, ये मैं ओवरऑल प्लस लिख दिया इसके बाहर, और ये क्लोराइड है माइनस। तो अब ये जो अमोनियम और क्लोराइड के दरमियान में बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड कंसीडर होगा। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर होता है, और अगर हम यहाँ पर देखें इस हाइड्रोजन के दरमियान में तो ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर होगा। तो अब आप देख लें यहाँ पे हर तरह का बॉन्ड जो है वो मौजूद है, और वो बॉन्ड कौन कौन सा है यहाँ पर कि आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये हमारे पास 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। फोर्थ पॉइंट में देखें, द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3COH2 गैस। आप बताएं कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी जो डोमिनेट कर जाएगी, या कोई बॉन्ड CH3OH हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम इसको CH3OH को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो डेफिनेटली फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में हमारे पास तो बॉन्ड की बात ही नहीं आएगी। और आप ये देखें कि फिजिकल चेंज में इस मेथनॉल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डोमिनेट होती है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखें जी, हमारे पास एक ये पास्ट पेपर का MCQ मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये है HF बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट। देखें एक ये तो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है ये डिसाइड द नेचर ऑफ द बॉन्ड, लेकिन ये एक हिस्सा है कि अगर हमारे पास ये 1.7 से अबव हो जाए तो हम उसको कह देते हैं जी आयोनिक है। अगर ये कम हो जाए 1.7 से तो हम इसको कह देते हैं जी ये कोवेलेंट नेचर या पोलर कोवेलेंट नेचर का है, और अगर ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू हो जाए तो ये पोलर कोवेलेंट और आयनिक दोनों करैक्टर्स जो हैं वो इसमें मौजूद होंगे। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास 1.9 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.9 तो फिर बहुत ज़्यादा है, तो 1.9 तो इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन अगली कंडीशन पूरी नहीं कर आई आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की पहली कंडीशन तो हमने चलें ये बता दी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आप आयनिक बॉन्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल कंडीशन नहीं है। एक्चुअल कंडीशन ये है कि आयनिक बॉन्ड तब हमारे पास बनता होता है नॉर्मली जब हमारे पास ग्रुप फर्स्ट या सेकंड ये कंबाइन हो जाते हैं 6 ग्रुप के साथ या 7 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। यानी कि दो बातें हैं कि ये हमारे पास होना चाहिए लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी होनी चाहिए, और इनकी होनी चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जब दोनों चीज़ें कलेक्टिवली किसी कंपाउंड में मौजूद होंगी तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। सो ये अब हमारे पास आयनिक नहीं कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा पोलर कोवेलेंट। रीज़न क्या है, H जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मेटालिक नहीं है, और ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स के दरमियान में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बन। देखें जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस हैं। NF3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं और 3 इसमें मोनोवेलेंट एटम्स हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। CF4 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 जो है इसके साथ ये मोनोवेलेंट एटम्स अटैच हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे कर रहे हैं।
कार्बन की बात करें तो 4 हैं और साथ ही वही 4 ये हमारे पास मोनोवेलेंट हैं। अब अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो 5 हैं और मोनोवेलेंट जो एटम्स हैं इसके साथ वो भी 5 हैं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्सेस में हो गए और इस तरह से ये फॉलो नहीं करेगा, ये जो है वो ऑक्टेट से ज़्यादा हो गए, तो इसलिए ऑप्शन डेल्टा जो है हमारे पास करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 7 देखें, लिखा हुआ है कि सम कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है ये हमेशा आयनिक कंपाउंड्स में होता है, ठीक है जी। आयनिक कंपाउंड्स की क्वालिटी है कि ये हाइड्रेशन का प्रोसेस है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सोडियम को सराउंड करने वाले जो होते हैं वो होते हैं जी ऑक्सीजन एटम्स वाटर में से, ठीक है जी। ये जब प्रोसेस होता है हाइड्रेशन कहलाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी को भी सराउंड कर ले, किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को सराउंड कर ले, दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है जी। इसी तरह से अगर क्लोराइड होगा तो क्लोराइड को जो है वो दो जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से इस तरह से ये इसको आपस में अटैच कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगी जी बात यहाँ पर ये हाइड्रेशन कहला रहा है कि व्हेन वाटर मॉलिक्यूल सराउंड द सेंट्रल आयन, जब आप देखें आयन डाइपोल फोर्सेस बन जाती होती हैं तो ये बेटा हमारे पास कहलाता होता है हाइड्रेशन का प्रोसेस, जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लें। हाइड्रोलिसिस होता है रिएक्शन व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम रिएक्टेंट, जब खुद वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का रोल प्ले करें। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे कॉपर सल्फेट है, आप इसको वाटर में डाल दें तो ये वाटर में डालने के बाद वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा और साथ ही H2SO4 बन जाता है, यानी कि वीक एसिड बनेगा और उसके बाद स्ट्रॉन्ग वीक बेस बन जाएगा और उसके बाद स्ट्रॉन्ग जो है ये एसिड बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये बात कंप्लीट हो गई कि हाइड्रेशन सराउंडिंग है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स। और जो दूसरी बात है वो हमारे पास है हाइड्रोलिसिस, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जब इन रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करें, रिएक्ट कर जाएं, तो वो हाइड्रोलिसिस है। तीसरी बात है कि सॉल्युबल इन बाय, हमने कहा कोवेलेंट कंपाउंड हो नहीं सकते, ये भी हाइड्रोलिसिस जो है रिएक्शन के साथ होगा तो वो रिएक्ट करता है आयनिक कंपाउंड्स, ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स के लिए प्रेफरेबल हैं, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरी बात रह जाती है हमारे पास वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हमारे पास सबसे सूटेबल ऑप्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 8 लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड डज नॉट कंटेन द कोवेलेंट बॉन्ड। कॉपर आपको पता है इसमें मेटालिक बॉन्ड, तो इसमें यहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा नहीं। रिमेनिंग है आइस, आपको पता है आइस में वाटर है तो वाटर में तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा ही डेफिनेटली। डायमंड आपको पता है कार्बन जो है वो कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर भी तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे के सारे एटॉमिक सॉलिड्स होते हैं। ग्रेफाइट में भी यही कोवेलेंट बॉन्डिंग्स यहाँ पे प्रोसीड होती रहेगी, तो ये यहाँ पर सब में कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट वन, दैट इज ऑप्शन अल्फा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड विद, किसके साथ बन सकता है? अगर आप यहाँ पर देखें हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, ठीक है जी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। तो ये हमारे पास चांसेस हैं, तब ये क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। आप देखें SO3 में आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर होता है SO3 का, ये कंप्लीटली फिल्ड है और यहाँ पर कोई ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है। हाँ, ये कुछ जो है वो केसेस में इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे जो है वो यूज़ हो सकता है, बट इट डिपेंड्स के वो कंप्लीट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो ये हमारे पास है जी ऑप्शन बीटा BF3 और NH3 की एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ रखी है कि NH3 इज़ हैविंग द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड BF3 इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन BF3 की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है NH3 और BF3 के दरमियान में एक ये स्ट्रक्चर हमारे पास अपेयर होता है। तो ये हमारे पास बन सकता है CH4
नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, NaCl आयनिक है, इसमें भी नहीं बन सकता। तो हमारे पास ऑप्शन बीटा जो है ये करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। पॉइंट नंबर 10 देखें, वाटर सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। देखें वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। अब आप देखें कि ये जो ऑक्सीजन है, अगर आप इसके लॉन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर की ही काउंट कर लें, क्योंकि चार्ज तो है नहीं, ठीक है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर ही काउंट कर लें, तो लॉन पेयर इसके 2 बनते हैं और बॉन्ड पेयर भी 2 बनते हैं। आंसर आया 4 होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये S है, तो sp3s जो है ये हमारे पास बनता है डेल्टा ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ MgO, आपको पता है कि मैग्नीशियम जो है ये सेकंड A ग्रुप से है और ऑक्सीजन जो है ये 6A ग्रुप से है। तो अंडरस्टूड होगी बात कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान में एक जो है वो आयनिक बॉन्ड ये बन जाएगा। तो देखें ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, किसको देगा, ऑक्सीजन को। तो मैग्नीशियम विल गेट द 2 पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल गेट द -2 चार्ज। ठीक है जी, ये हमारे पास होगी जी बात यहाँ पर। ये यहाँ पर इसकी ज़रा करेक्शन कर लेते हैं हम, ये हो गया जी यहाँ पर -2 चार्ज। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के हवाले से बात कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 12 है, हाउ मैनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईथीन। ईथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बात बड़ी क्लियर हो जाती है। ईथीन के स्ट्रक्चर में ये हमारे पास होता है जी पाई, ये हमारे पास होता है सिग्मा। आपको पूछा हुआ है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं जी यहाँ पर आप देखें, ये 1 2 3 4 एंड 5 और मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हमें बताए हुए हैं। आयोनाइजेशन ट्रेंड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये है जी लिथियम, ये बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एंड देन नियॉन। आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस बिल्कुल स्टडी किया हुआ है कि जी फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड और उसके बाद फिर ये आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, देन 5th तक इंक्रीज़ होती है, फिर ये कम हो जाती है और फाइनली ये मैक्सिमम हो जाती है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, 5th, 6th ग्रुप, 7 और 8th ग्रुप, ये हमारे पास हो गए जी। यहाँ पे अब आप देखें इस ट्रेंड के मुताबिक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और मैग्नीशियम दिया हुआ है। अब आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ हो जाएगी और अलॉन्ग पीरियड क्या हो जाती है जी, इंक्रीज़ हो जाती होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग पीरियड इंक्रीज़ होगी, अलॉन्ग ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो मैग्नीशियम को तो निकाल दें इसमें से। अब रह गया हमारे पास लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की एनर्जी और बेरिलियम से कम बोरॉन की एनर्जी, ये हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो क्लियर होगा। ये हमने रीज़न पढ़ी हुई है कि इसकी जो कन्फिग्रेशन है ये 1s2 और 2s2 होती है। ये इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड नहीं है, S में है, कम्प्लीटली फिल्ड है और S में इलेक्ट्रॉन है तो ये पेनिट्रेशन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल है। बोरॉन में एटॉमिक नंबर होता है जी 5। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2 और 2p1 हमारे पास। यहाँ p में इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूक्लियस से दूर हो गया, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्शली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस इजी हो गया यहाँ पे और इसीलिए ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसकी लो होगी। तो इसलिए बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट है जी। हम पॉइंट नंबर 14 पे, बिल्कुल सिंपलेस्ट सा पॉइंट है कि वेस्पर थ्योरी जो है वह क्या एक्सप्लेन करेगी, इट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इट डज नॉट एक्सप्लेन, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द वेस्पर थ्योरी एज वेल, कि ये आपको बॉन्ड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में नहीं बताते, ये स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में या पैरामैग्नेटिज्म के पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बताएगी। तो वेस्पर थ्योरी जस्ट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, डिसोसिएशन, डिसोल्यूशन या फॉर्मेशन। अब आप देखें कि ये आयनिक क्रिस्टल है, NaCl की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको लेटेस्ट एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है।
ये जो हमारे पास यहाँ पर इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी से जो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास इसकी ये जो एनर्जी है ये डिसोसिएशन कहलाएगी, क्योंकि हमने इसको डिसोसिएट किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। पॉइंट नंबर 16 देखें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब आप देखें, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन की ही बात कर लें, तो आप देखें कि यहाँ पर इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है ये हमारे पास होती है एटमाइजेशन। और आपको पता है एटमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है, 218 किलो जूल पर मोल हमारे पास ये इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू आती है। तो अब डेफिनेटली जो प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपको पता है कि ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है ये डिक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ये डिक्रीज़ हो जाता है। ये हमारे पास बात होगी जी यहाँ पर इसके बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट लीनियर। आप देखें CO2 का स्ट्रक्चर देखें, तो CO2 का स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से बनता है। CS2 हमारे पास है, ये भी लीनियर है, ये भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप SO2 की बात करें तो SO2 का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ के आए हैं, वेस्पर थ्योरी में भी गिवन है कि ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये एंगुलर होगा या बेंट कहलाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये बनेगा। HCN की बात करें तो ये तो खैर यहाँ पर एक सिंपल सा लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ये ऐसे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। अब पॉइंट नंबर 18 की तरफ आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जब हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये इसको हाइड्रोजन को प्रोटॉन को देगा, और यहाँ पर देखें ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन जो है ये बन जाता होता है एंड गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये अभी भी उसी तरह से है, लेकिन यहाँ जो एंगल था वो 104.5 था, और अब यहाँ पे एंगल कम हो गया, यहाँ पर एंगल यहाँ पर 104 के बजाय ज़्यादा हो जाएगा, और ये एंगल बिल्कुल उस तरह से हो जाएगा जैसे अमोनिया में 107.5 का एंगल होता है। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, ये sp3 ही रहती है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज होती इसकी, sp3 ही रहती है। ये एंगुलर से ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है जी। ये ट्राइगोनल पिरामिडल ये स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता होता है इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारा कंप्लीट। पॉइंट नंबर 19 लिखा हुआ है ब्यूटेनॉन। पहले तो आपको साथ साथ पता होना चाहिए कि ब्यूटेनॉन जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। दिस इज CH3, ये हमारे पास है जी C डबल बॉन्ड, उस तरफ बना दें आप, चाहे इस तरफ बना दें। दिस इज़ द ब्यूटेनॉन। और ब्यूटेनॉन का आपको पता होना चाहिए ये पोलर है, तो इसका मतलब इसके अंदर डाइपोल फोर्सेस मौजूद होंगी। तो पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तो असेस कर लें आप। उसके बाद हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेंटेन। अगर आप पेंटेन की बात करते हैं तो हमारे पास ये है C5H12, यानी अल्केन है, तो ये नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर में आपको पता है कि LDF लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं ये डोमिनेट होती हैं। तो डेफिनेटली ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। लिखा हुआ है द रिलेटिव मोलेक्युलर मास ऑफ ब्यूटेनॉन इज हायर देन पेंटेन, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद डाइपोल फोर्सेस बिटवीन ब्यूटेनॉन मॉलिक्यूल्स एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द पेंटेन मॉलिक्यूल। जी बात ही कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस इसमें मौजूद हैं और इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। अगला पॉइंट भी देख लेते हैं कि ब्यूटेनॉन मॉलिक्यूल पोजेस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बन नहीं सकती क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप इसमें सिर्फ मौजूद है, और हाइड्रोजन के लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना लाजमी है, और हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसलिए यहाँ तो बन नहीं सकती। ब्यूटेनॉन मॉलिक्यूल हैज़ द लार्ज सरफेस एरिया, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो डेफिनेटली डेल्टा ऑप्शन जो है हमारे पास ये करेक्ट होगा।
विच कंपाउंड शोज द ग्रेटेस्ट लेटेस्ट एनर्जी न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब आप देखो बेटा कि लेटेस्ट एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट साइज किस में है, एक लिथियम में और एक फ्लोराइड में। यहाँ से आप देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम बनते हैं। यहाँ से आप देखें तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज वाले यही हैं, तो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू हाई वो यही होगी, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 21 में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। पॉइंट नंबर 21 में लिखा हुआ है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लेस देन डेल्टा एच, जीरो, मोर देन डेल्टा एच या इक्वल टू डेल्टा एच। तो ये ग्राफ से आपको ये बात जो है वो क्लेरिफाई हो जाएगी कि अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाएं और यहाँ पर डेफिनेटली लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। तो एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसलिए ये मैं यहाँ पर इसको यहाँ बना देता हूँ। तो आप देखें कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं। एक कर्व जब हम शो करते हैं फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो आपको पता है कि ये जो पीक पॉइंट है यहाँ से लेके और ये जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ तक का जो इनका डिस्टेंस है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड कह दें आपकी मर्जी, रिएक्टेंट्स कह दें आपकी मर्जी, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द प्रोडक्ट्स कह दें या रिवर्स रिएक्शन कह दें, ये आपकी मर्जी। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है फॉर द प्रोडक्ट्स। तो आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है फॉर द रिवर्स रिएक्शन और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब इनके दरमियान में जो गैप है ये वाला, ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एच को। अब अगर आप देखें तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ये हमारे पास यहाँ पर डेल्टा एच से ज्यादा है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज मोर देन डेल्टा एच। सो हमारा जो ऑप्शन चार्ली होगा ये करेक्ट होगा। ये बात याद रखें कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर द endothermic processes, this is greater than the energy of activation for the reverse reactions। और उसके बाद हमारे पास जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। सो दिस इज एंड ऑफ द पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 22 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। आप देखें H2O में यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो बॉन्ड पेयर जब उसने कह दिया तो आपको ट्रिक समझ जाना चाहिए कि 3 आपको एटम्स नज़र आने चाहिए, ठीक है जी। तो आप देखें यहाँ पर 3 एटम्स किस में हैं, एक बीटा में है और एक डेल्टा में है, तो हम अल्फ़ा और चार्ली को तो वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होना चाहिए। बोरॉन 3rd ग्रुप में है तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं बचता क्योंकि तीनों ही इसके साथ एटम्स अटैच हो जाते हैं। एक बच गई ऑप्शन, फॉस्फोरस 5th ग्रुप में है, 3 इसके साथ एटम्स अटैच हो गए यहाँ पे और एक डेफिनेटली जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो ये डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। इसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलैरिटी का ताल्लुक हमेशा होता है या तो डिफरेंट एटम्स हो या फिर उनकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखें SiF4 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ये हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई लोन पेयर ना हो, वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और 2 किस्म के एटम्स हों सिमेट्री के लिए। ये देखें बेटा, सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्री के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक होना चाहिए नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर ना हो, और दूसरा 2 टाइप ऑफ एटम्स, 2 टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए, सिर्फ 2 तरह के एटम्स होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कह दूँ CHCl3 तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि यहाँ लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन एटम देखें इसके साथ ये आ गए, यानी कि टोटल सेंट्रल एटम मिला के एक सेंट्रल एटम उसके साथ 1 टाइप ऑफ एटम आप कह दें, या टोटल 2 टाइप ऑफ एटम मॉलिक्यूल के अंदर होने चाहिए।
तो आप देखें SiF4 में सिलिकॉन है और फ्लोराइड है, दो तरह के एटम्स हैं। और अगर आप कह दें वन टाइप ऑफ एटम विद अ सेंट्रल एटम तो भी वही बात है, आप जो आपको इजी लगे आप याद रख लें बात। तो BF3 में ये भी सिमेट्रिकल होगा, ये भी नहीं हो सकता। ये भी हमारे पास देखें, ये भी BF3 है, ये देखें जी, ये हमारे पास है, ये भी नहीं हो सकता। SF4 ये हमारे पास है SF4। अब सल्फ़र जो है वो 6 ग्रुप में है, आप देखें यहाँ पे SF4 यहाँ पे बन रहा है जी, ये हमारे पास है SF, ये देखें जी ये 4 बन रहा है, ठीक है जी, SF4। तो अब आप देखें यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे देखें टोटल हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होगा। तो ये हमारे पास बन गया SF4। तो ये हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें लोन पेयर हो वो पोलर होता है। SO3 की भी बात कर लेते हैं। SO3 में भी आपको पता है कोई लोन पेयर नहीं बचता, क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर्स आ जाते होते हैं। पॉइंट नंबर 24 देखें जी, XeF4, XeF2 जो है, इसको ज़रा आप गौर कर लें। जीनोन जो है 8th ग्रुप में है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्लोरीन के साथ मिल जाता है, ऐसे दोनों साइड्स पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास 6। तो देखें बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब टोटल काउंट कर लें इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 ये यूज़ हो गए, 2 ये हो गए 4 और 2 6, और ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 8। तो ये हमारे पास 8 हैं। अगर आप देखें NH3 का स्ट्रक्चर, NH3 तो बिल्कुल सेम हो नहीं सकता, क्योंकि F2 लिखा हुआ है, तो इसलिए उनको बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमने कैंसिल कर दिया। NF3 बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। ICl2 नेगेटिव, तो ये याद रख लें कि ये है Cl, यहाँ भी Cl है, ठीक है जी। अब आयोडीन को देखें, ये 7th ग्रुप में है, तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, 2 हो गए 4, ये हो गए 2 6, ठीक है। तो देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 और 2 ये वाले 4 और 2 6। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया आयोडीन का, 7 पूरे हो गए। अब आप देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज एक्चुअली मैंने बताया हुआ है कि ये आयोडीन पे होता है, तो ये हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये हो गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है ये चार्ली से मैच करेगा, डेल्टा से भी मैच नहीं कर सकता। अब आ जाए जी पॉइंट नंबर 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम बॉन्ड एंगल। अब आप देखें, एक हमने बात ये पढ़ी है कि बॉन्ड एंगल का रिलेशन क्या होता है। बॉन्ड एंगल का रिलेशन हमेशा याद रख लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के साथ, इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग जो होते हैं हमारे पास एटम, उनके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। अब मैं आपको दोनों एग्जांपल देता हूं। आप देखें यहाँ पर H2O, इसका एंगल ज़्यादा होता है, H2S का एंगल कम होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कितना होता है भाई, 104.5 का, और ये कितना होता है 92 का। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा। अब इन्वर्स रिलेशन की भी एग्जांपल याद रख लें। इन्वर्स रिलेशन की बॉन्ड एंगल कम हो जाता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए। आप देखें NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, वो कितना है 107.5 होता है, और NF3 का बॉन्ड एंगल ये होता है 102। तो इस तरह से हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा मिनिमम, NH3 में देखें 107.5, NF3 में 102, CH4 में 109.5, CO2 में 180। तो सबसे मिनिमम जो बॉन्ड एंगल है वो बीटा ऑप्शन आपका बन रहा है, ये करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 26 पे देखिए, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ द आइसोमेरिज्म बिकॉज ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से, नॉन रिजिड होने की वजह से हम कहते हैं कि दे आर हैविंग द नो आइसोमेरिज्म। उसके बाद है जी बॉन्ड एनर्जी, ये हमारे पास है NH, HH और N to N ट्रिपल बॉन्ड, Q1, Q2 और Q3 कंसीडर हो रही। अब आप ज़रा देखें, ये N2 की एनर्जी हमारे पास क्या बताई हुई है, N2 की एनर्जी ज़रा गौर करें, ये बताई हुई है Q3, आपके पास Q3 बताई हुई है। तो देखो मैं N2 के साथ लिख देता हूँ Q3 प्लस, आप देखें हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी को क्या बताया हुआ है,
यहाँ पे Q2 बताया हुआ है, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, तो 3Q2 लिख देता हूँ मैं। बात दोबारा क्लियर कर लें कि जब हमारे पास दिया हुआ है एंड टू एंड बॉन्ड एनर्जी, उसको कह रहे हैं Q3। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट किया हुआ है Q2 से, यहाँ 3 है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे 2NH3 है। अब अगर आप 2 देखें, 2 ये होगा और NH हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे ये 3 हैं, तो ये हमने लिख दिया 3Q1। तो 3Q1 हमारे पास क्या होता है जी, 6Q1। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q3 प्लस 3Q2 इज इक्वल टू 6Q1। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दिया हुआ है कि लेटेस्ट एनर्जी को कौन सी इक्वेशन जो है प्रॉपर रिप्रेजेंट करती है। तो हम देखें, ये सॉलिड है, ये नई गैशियस आइंस मिलते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी बनती है। यहाँ पे ये भी गैशियस आइंस है, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जब गैशियस आइंस आपस में मिलें और सॉलिड लेटेस्ट बन जाए, दैट इज कॉल्ड द लेटेस्ट एनर्जी। बाकी सब में कहीं ना कहीं सॉलिड मौजूद है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करते। पॉइंट नंबर 29, सेकेंड लास्ट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच में कंटिन्यू टू अकर वंस स्टार्टेड, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या ऑल। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हैं ये एक दफ़ा आप स्टार्ट कर दें, दे विल प्रोसीड देयर ऑन, और उसके अलावा ये एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, लाइक द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, NO2 फॉर्मेशन, और इस तरह से एक्सोथर्मिक तो होते ही होते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। पॉइंट नंबर 30 लिखा हुआ है जी, कार्बन नंबर 3 पे आप बताएं जी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो जहाँ सिंगल बॉन्डेड होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये दोनों क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच हैं तो ये sp2 होगा, ये भी डबल बॉन्ड से अटैच हैं तो ये sp2 होगा, और बाकी जो है ये हमारे पास सिंगल बॉन्डेड हैं। जो कार्बन नंबर 3, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी बात जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखनी है, तो जनाब थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, तो आज की डिस्कशन कंप्लीट हुई। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, और इंशाल्लाह इस तरह के इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखते रहें, सिखाते रहें, दोस्तों को बताते रहें, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।